वजीर साहब खुद कह रहे हैं कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, उसकी जीडीपी ग्रोथ का रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। ये मक्का मदीना बना करके गए थे, इससे ज्यादा झूठ मैंने अपनी जिंदगी में एक नशिस्त में एक सांस में आज तक नहीं सुना। इस हुकूमत का एक एक लम्हा पाकिस्तान की आवाम पे भारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। फ़ारूक हबीब साहब, बजट आ गया, बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ रिलीफ की भी बातें हैं। क्या कहेंगे आपके 15% अब तनख्वाहें बढ़ जाएंगी सरकारी मुलाजमीन की, लेकिन बाकियों का क्या होगा? क्योंकि ज़्यादा तादाद में तो ये नहीं है कि सरकारी मुलाजमीन की तादाद तो शायद 5-10% होगी इस मुल्क में। नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर ये पाकिस्तान के सबसे बड़े खसारे का बजट है, जिस बजट के लिए मजीद कर्जे लेने पड़ेंगे। मजीद कर्जे लेंगे तो उसका बोझ भी पाकिस्तान की आवाम को उठाना पड़ेगा। ये सिर्फ 15% तनख्वाह से पाकिस्तान की आवाम का गुजारा नहीं होने लगा। इनका भी बोझ जो है वो 22 करोड़ आवाम ने उठाना है। आज ये रिलीफ आना चाहिए था कि आवाम के लिए पेट्रोल कितना सस्ता होगा, आटा कितना सस्ता होगा, घी कितना सस्ता होगा, बिजली कितनी सस्ती होगी। वो तमाम चीजें इस बजट के अंदर शामिल नहीं है। और इस बजट से पहले ही पेट्रोल बम गिरा दिया गया, गैस का मिसाइल मार दिया गया, बिजली 8 रुपए यूनिट बढ़ा दी गई। अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी, इमरान खान की 6% ग्रोथ आई, एग्रीकल्चर में रिकॉर्ड इजाफा, इंडस्ट्री में रिकॉर्ड इजाफा, खिदमात के शोबे में रिकॉर्ड इजाफा। 30 साल ग्रोथ के तरक्की के तमाम रिकॉर्ड जो है इमरान खान की हुकूमत ने तोड़े। आज इमरान खान की हुकूमत होती तो रशिया से सस्ता तेल आज होता, ये 60 रुपए इजाफा ही न करना पड़ता। कल रशिया के कौंसल जनरल ने कहा है कि भाई हमसे बात तो करो, बात करोगे तो सस्ता तेल भी दे देंगे। ये अमेरिका से खौफजदा हुए हैं, उनसे गुलामी का तोक इन्होंने अपने गले में डाला हुआ है। भारत सस्ता तेल लेता जा रहा है, ये सस्ता तेल ले नहीं रहे, जिससे अवाम का जो है वो नुकसान होता जा रहा है। ये बजट जो है ये अवाम दुश्मन बजट है। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुस्तरद किया है, पाकिस्तान के हर आदमी ने इसको मुस्तरद किया है। आप देखें, हम इन्हीं वसाइल के अंदर 10 लाख रुपए तक लोगों को मुफ्त इलाज फराहम कर रहे थे सेहत कार्ड के जरिए। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 5 लाख रुपए तक लोगों को बगैर सूद कर्जे दे रहे थे। लोगों को सस्ते घरों के लिए 77 अरब रुपए तक इमरान खान की हुकूमत ने कर्ज दिए। 60 लाख नौकरियां हमने पैदा की। और जो वो लोगों की बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी के अंदर भी कमी आई है। ये इक्तिसादी सर्वे का डेटा है जो कल इन्होंने जारी किया है। तो अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी तो हुकूमत तब्दील क्यों की? जिसकी वजह NRO2 लेना था, जो नैब तरामीम कल करके नैब को इन्होंने बंद किया है। अपने केसेस जिससे इनके खत्म हो जाएंगे, वो मकसद था उसका हसूल हासिल करना। इस हुकूमत का एक एक लम्हा पाकिस्तान की आवाम पे भारी है, पाकिस्तान पे भारी है। मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। डॉलर के रिजर्व गिरते जा रहे हैं। रुपया 25 रुपए की कदर में कमी हो चुकी है। स्टॉक एक्सचेंज नीचे आती जा रही है। एक्सपोर्ट्स में इजाफा रुक गया है। फॉरेन रेमिटेंसेज के अंदर आपकी नीचे आ गई है फॉरेन रेमिटेंसेज। इस महीने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पैसा कम भेजना शुरू कर दिया। उन्होंने उनका वोटिंग राइट भी छीन लिया है। जो 32 अरब डॉलर भेजते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानी, उनको उनका वोट का हक नहीं दे रहे। जिनसे 6 अरब डॉलर लेने IMF से, उनके पाँव भी पकड़ रहे हैं, उनकी सख्त शराइत भी मांग रहे हैं। तो ये IMF का बजट है, इम्पोर्टेड हुकूमत का इम्पोर्टेड बजट है, जो कि अवाम को IMF की शराइत सामने रखनी है। बजट पेश नहीं किया है, जाती मुफाद को तरजीह दी है। ये NRO2 लिया इन्होंने। ये 11 दिन बैरून मुल्क गुजार के आया है ये शहबाज शरीफ। 50 दिन के अंदर कौन सा मुल्क का मुफाद इनको अजीज है? ये बताएं ना कि लूटा हुआ पैसा वापस ले मुल्क से, अगर इनको मुल्क का मुफाद अजीज है। ये इदारों को तबाह हो बर्बाद करते जा रहे हैं। मुल्क का मुफाद इनको अजीज नहीं है, इनको जाती सलामती अजीज है। अवाम के साथ, मुल्क के साथ इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये लिहाजा तमाम जो है वो टोपी ड्रामे हैं। अवाम इनके झूठ को पहचान चुकी है। अवाम इनके साथ किसी सूरत नहीं खड़ी। फिलफौर इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम, माशी अदम इस्तेकाम का वाहिद रास्ता। एक आखिरी सवाल फ़ारूक साहब, एक आखिरी सवाल। ये अब इन्होंने कर लिया, नैब में भी तरामीम कर ली, वो इलेक्शन का भी इन्होंने कर लिया। मेरा ख्याल है शायद लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा चलें, फ़ारूक हबीब साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सुधीर चौधरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं। ताजिर बरादरी क्या इस बजट के हवाले से कह रही है? सुधीर, बताएं क्या कहना है यहाँ पर? जो ताजिर बरादरी है, जो बिजनेसमैन है, वो क्या कह रहे हैं इस बजट के बारे में? जी, उसामा माली
2022-23 का बजट 9.5 रुपये का पेश कर दिया गया। बजट किसको ये पूछते हैं ताजरों से, पहले बड़ी इंडस्ट्री से बात करते हैं। सर ये बताएं, मियां रहमान अजीज़ जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, मियां साहब ये बताएं कि बजट में क्या मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट के अंदर जो हमारी इस वक्त मैशत की कंडीशन है और जो इस वक्त ग्लोबल रिसेशन के मुताबिक से जो हमें ख्याल था कि बजट और ज़्यादा मुश्किल आता और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता, उस लिहाज से नेगेटिव नहीं है। मैं कहूँगा काफ़ी बिज़नेस फ्रेंडलीनेस इसमें देखी जा रही है, खुसूसी तौर पे जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो विड्रॉल ऑफ सेल्स टैक्स है, फिर उसी लिहाज से जो एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जो इन्होंने विड्रॉल किया है सेल्स टैक्स का, और इस लिहाज से जो एग्री पॉलिसी इन्होंने इस वक्त इंट्रोड्यूस की है, उससे पता चलता है कि हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे तो काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। बाकी वी आर स्टिल अवेटिंग डिटेल्स के जो ख़ास तौर पे टैरिफ रैशनलाइजेशन की और जो ट्रेड पॉलिसी है उसके अंदर जो उन्होंने जिक्र किया है 400 प्रोडक्ट्स का, कि अगर वो नॉन इंडिजिनस रॉ मटीरियल इंडस्ट्रीज़ के मतलब अगर उन्होंने कोई इसमें कमी की है तो उससे हमारी जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें भी नुमाया कमी आएगी और वो कंज्यूमर्स के लिए उसमें सहूलत होगी। कंज्यूमर के लिए सहूलत होगी। मेरे साथ नायब सदर है हारिस अतीक। हारिस ये बताओ कि एक तरफ IMF के कहने के ऊपर बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल, घी और दीगर अशिया महंगी कर दी, इसके बाद अब बजट आ गया, अब क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं क्योंकि IMF सर पे बैठा हुआ है? आपने जो पहले बात की वो किसी मिनी बजट से तो कम नहीं थी। मिनी बजट एक पहले आज के अंदर आपने IMF की कंडीशंस को देखते हुए अपनी पहले से ही रिवाइज़ कर दी सारी चीज़ें। बजट मुतवाज़न अमली तौर पर जब सामने फाइनेंस बिल आएगा तो पता चलेगा। अभी तकरीर की हद तक एक मुतवाज़न बजट था, बिल्कुल जिस तरह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब भी फरमा रहे थे कि वी वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। उतनी डिफ़िकल्टीज़ अभी तकरीर की हद तक नज़र नहीं आई, मगर साथ ही साथ बड़ी स्टेटमेंट फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अच्छी ये है कि के लिए उन्होंने जो टैक्स रजीम का अनाउंसमेंट की, जो सादा टैक्स अदायगी का जो उन्होंने निज़ाम लेके आने की बात की, उसकी डिटेल्स आएंगी तो पता चलेगा। मगर अभी तक ये चीज़ काबिल गौर है और समझ नहीं आ रही, हमें इसकी तफसीलात मिलेंगी तो पता चलेगा कि आपने 5.97% की ग्रोथ के साथ जब 6,000 अरब रुपया इकट्ठा किया, अब आप 7,004 अरब रुपया का टारगेट रख रहे हैं। 17% आपने अपना टारगेट रेवेन्यू का बढ़ा दिया है, FBR के जो अहदाफ है वो बढ़ा दिए और अपना जो GDP का टारगेट है वो 5% रखा। आप 1% GDP को अपनी सुकोड़ने जा रहे हैं और आप 1,000 अरब रुपया ज़्यादा इकट्ठा करने जा रहे हैं, तो ये कैसे होगा? तो इसकी तफसीलात बहुत ज़रूरी हैं एंड एनालाइज इन द डिटेल्स। तो अभी हम डिटेल्स आएंगे ऊपर फोकस करके बताएंगे। बाकी जो जिनका एक मुतालबा था फाइनल टैक्स रजीम का एक आसान, वो इन्होंने ज़रूर किया, उसका मैकेनिज्म क्या है वो सामने आना बाकी है। उसके बाद आपने इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर आप देखें, जब 1,000 अरब रुपया है उसके अंदर से 600-650 अरब रुपया इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू इकट्ठा किया जाएगा। इसका मतलब है कि ये आम आदमी पर इसका बोझ आएगा, सेल्स टैक्स की मद में आएगा ये, और डायरेक्ट टैक्सेस के अलावा जितने भी आपकी चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। आप सब ने सुना कि इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी क्या सोच रही है, ओवरऑल उनको कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल जो टैक्स का है। हमारे साथ है ज़ीशान मर्चेंट साहब, माहिर टैक्स अमूर हैं। ज़ीशान मर्चेंट साहब, आपने अभी बराह रास्त सुना कि ये बात बड़ी वैलिड है कि ये किस तरह से कह रहे हैं कि जी इकॉनमी उस तरह ग्रो नहीं करेगी, 6 से नीचे आएगी 5%, जबकि ये भी ख्याल है कि 5 नहीं है, तो कह रहे हैं 5 का दावा है 2-3% शायद होगी। तो उसमें ये 1,000 अरब रुपया, 6,000 से 7,004 अरब रुपया टैक्स कैसे इकट्ठा किया जाएगा? और हमेशा से हम सुनते हैं कि जी अमीर से लेकर गरीब पर खर्च करना चाहिए, इस हवाले से आपको क्या नज़र आ रहा है इस बजट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ये आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जो सेल्स टैक्स होता है ये रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहलाता है। ये अमीर और गरीब के दरमियान कोई फ़र्क नहीं समझता। जो ये कंजम्पशन पे होता है, जो चीज़ ख़रीदेगा, जो कंज्यूम करेगा, उससे ये टैक्स लिया जाएगा, चाहे वो एक मर्सिडीज़ चलाने वाला या लैंड क्रूज़र चलाने वाला आदमी हो या वो साइकिल चलाने वाला आदमी हो, उससे इक्वल टैक्स लिया जाएगा। तो ये रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम इसे कहा जाता है और ये जो है किसी भी सूरत जो है मुल्क के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि ये इक्वालिटी पे बेस नहीं करता। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तान का जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है, उसूली तौर पे डायरेक्ट टैक्सेस उसमें ज़्यादा होने चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन ज़्यादा है और डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन कम है। अब जो बात हो रही है कि ये 1,000 अरब ज़्यादा कलेक्शन का टारगेट है, तो आप ये देखेंगे 75 अरब बिलियन की, जो 75 बिलियन डॉलर्स की जो इंपोर्ट इस साल एस्टिमेटेड हो रही है, और अगले साल जो है वो ये कह रहे हैं कि इसको 71 अरब या 72 अरब पे ले जाया जाएगा।
तो 3 बिलियन से वैसे तो कम होगा, अगर आप इसमें कोविड की वैक्सीन निकाल दें तो वैसे ही 4 बिलियन कम हो जाता है। लेकिन अगर हम ये बात मान भी लें कि $70 बिलियन भी ये अगर इम्पोर्ट होगी, तो अगर इसी तरीके से डॉलर बेहंगम तरीके से बढ़ता रहा तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो आपका ये टारगेट है कि आपको 1000 अरब जो है ज़्यादा कलेक्ट करना है, इसमें से मेजर टैक्स तो यहीं से कलेक्ट हो जाएगा। अब आप बात करें कि इसको फर्दर आप कैसे अगर जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफिकेशन इसकी ऐसे आती है कि 5% से आपने अपनी जीडीपी ग्रोथ रखी है और 11.5% आपका इन्फ्लेशन का टारगेट है। तो जब आप इन दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे अपने पास और उसको अप्लाई करने जाएंगे इंपोर्ट्स पे और लोकल प्रोडक्शन पे, तो यकीनन आप मेजॉरिटी टैक्स जो है ये इंपोर्ट से कलेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर जो प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी इसी तरीके से चल रही, जैसे पिछले साल हमने देखा कि 900 बिलियन थी, इस साल शुरू के 9 महीने में 950 बिलियन रिपोर्टेड है ये स्टॉक एक्सचेंज की प्रॉफिटेबिलिटी। अगर ये अगले माली साल में भी इसी हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी चलती रही तो यकीनन जो है आप इस टैक्स के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ जो नए टैक्सेस लगाए गए हैं, जिसमें एक 2% का टैक्स लगाया 2% का टैक्स लगाया गया है उन लोगों पे कि जिनकी 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा आमदनी है। एक तो कुछ कलेक्शन वहाँ से होगी, फिर बैंक्स का जो टैक्स रेट है वो 39% से 42% में ले जाया गया। तो इससे भी कलेक्शन यकीनन आपका गोल अचीव करने में आपको मदद मिलेगी। अच्छा, ठीक है ईशान साहब, आपने कम वक्त में ये चीज़ हमें क्लियर की। फ़ारूक सलीम साहब, क्योंकि क्विकली आप हमारे गेस्ट हैं, आप क्या देख रहे हैं बिज़नेस कम्युनिटी का? आपने सुन लिया, आपने बड़े तअम्मुल से सुना कि क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी बिज़नेस फ्रेंडली ही हम ओवरऑल इसको कहेंगे। टैक्स कलेक्शन के हवाले से ज़ीशान मर्चेंट साहब की आपने बात सुन ली, लेकिन ये जो गैस, बिजली, पेट्रोल, फिर लोड शेडिंग, ये इस पर हुकूमत काबू पा सकेगी? ज़ाहिर है कि बजट से भी कुछ अंदाज़ा हो रहा है आपको? जी, अभी तकरीब में तो नहीं बताया गया, लेकिन मैंने जो फिगर देखी है पेट्रोलियम लेवी की मद में, वो हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है तो 750 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करेगा, तो किया जाएगा अगले माली साल में अंडर पेट्रोलियम लेवी। जिसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो पहले 30 रुपए फी लीटर की लिमिट लगाई गई थी पेट्रोलियम लेवी के ऊपर, शायद अब वो बढ़ा दी गई है, शायद वो अब 50 रुपए कर दी गई है। तो हम अगर तो पेट्रोलियम लेवी की मद में देखें तो शायद हुकूमत की सोच ये है कि ये पेट्रोल और डीजल जो है ये इवेंचुअली जा रहा है कहीं 250 रुपए या 260 रुपए फी लीटर पे। इसी तरह GIDC जो कलेक्ट करते हैं, गैस के ऊपर टैक्स लगता है, उसकी एक रकम मैंने देखी है कोई 200 अरब रुपया उसके लिए रखा गया है। और ये दोनों रकूम जो है ये हुकूमत ने एज रेवेन्यू दिखाई हैं। तो उस लिहाज से तो ये लग रहा है कि अगर पेट्रोल की मजीद कीमतें बढ़नी हैं, डीजल की मजीद कीमतें बढ़नी हैं, गैस की मजीद कीमतें बढ़नी हैं, तो जो हद रखा गया है अफराद दर के हवाले से 11.5% का, वो तो अचीव नहीं हो पाए। ये तो डेफिनेटली उससे शायद दो गुना ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाए। देखिए, टैक्स जो बजट आता है उसमें हुकूमत ये बताती है कि वो किस सेक्टर को फेवर करना चाहती है, तरजीह देती है। हुकूमत ने बड़े वाज़ेह तौर पे बताया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को वो प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर आपने देखा कस्टम ड्यूटीज को 0 पे ले आए हैं। दूसरा, वो सोलर एनर्जी के ऊपर फेवर कर रहे हैं, सेल्स टैक्स जो है वो उसमें ख़त्म कर दिया गया है। एक जो बजट कम होता मैंने देखा है वो हायर एजुकेशन कमीशन का देखा। हायर एजुकेशन कमीशन जो है शायद पिछले साल उसका 66 अरब का था, अब वो 65 अरब का आ गया है। तो क्या एजुकेशन जो है वो इस बात की तरजीह नहीं है? उसमें जो डेवलपमेंटल बजट है वो भी उनका कम कर दिया गया। हाँ जी, ये फ़ारूक साहब आपकी तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त है, ख़ास तौर पर एजुकेशन, यही हमारा मसला है। अगर हमने कौम बनानी है, तरक्की यानी फ्यूचर में करनी है, हम तो डे टू डे बस ऐसे जैसे बस अपना पेट कैसे भरेंगे, यही हमारा मसला रहता है। अपना दिफा कैसे करेंगे, बचें कैसे, बिल कैसे दिए, यही हमारा मसला रहता है। फ्यूचर जनरेशन के लिए या तरक्की के लिए तो बड़ा ही कम बजट बच जाता है, जिसमें सेहत और तालीम है। अमीर, बहुत माजरत, लेकिन मुख्तसर वक्त में ये अब 250 की तरफ पेट्रोल जा रहा है, जिस तरह फ़ारूक सलीम साहब ने कहा। अगर ऐसा होता है, जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक भी तो बजट पास होगा, सब नज़र आएगा, तो क्या बनेगा? मैंने जिस तरह हवाला दिया, आप तो लोगों में गए हैं, क्या सोच रहे हैं लोग? देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं वो उनका असर
जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसकी हर चीज़ पर पड़ता है। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि मुल्क में महंगाई हो तो आपने और कुछ नहीं करना, आप सिर्फ पेट्रोल या डीज़ल की कीमत में इजाफा कर दें। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ज़िंदगी की हर चीज़ के साथ। आपके सब्ज़ी, गोश्त, ट्रैवलिंग, घरेलू अखराजात बाकी, तो जिस तरह ये 60 रुपये और अगर दोबारा अभी इजाफा होता है यानी 23 रुपये फ़ी लीटर डीज़ल के बारे में कहा जा रहा है और कुछ 9.5 रुपये पेट्रोल के बारे में। सो अगर ये इजाफा होता है तो आप इससे यानी कोई अचंभे की बात नहीं है कि आपके यहाँ महंगाई में इजाफा होगा। देखिए 2,500 अरब रुपए का बिजली का सर्कुलर डेट है, 1400 अरब रुपए का गैस का सर्कुलर डेट है, ये 3,900 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है। समझ नहीं आ रही है कि किस किस्म के तबीब है इस मुल्क के अंदर कि कब ये कोई इलाज दरियाफ्त कर पाएंगे इस मईशत का। यानी जब नवाज शरीफ साहब छोड़कर गए यानी उनके दौर में ही सर्कुलर डेट बढ़ना शुरू हो गया था और उससे पहले पीपल्स पार्टी, तो लगा कि शायद मियाँ साहब के दौर में सर्कुलर डेट कम होगा, वो जरदारी साहब के दौर से भी दुगना हो गया। फिर जब वो छोड़ के गए तो लगा शायद इमरान खान साहब उसको कम करेंगे, ख़त्म नहीं कर सकते, तो वो उन्होंने उससे भी दुगना कर दिया। यानी 2,500 अरब वो और 1439 अरब। अब वो गए हैं तो लग रहा है कि शायद ये उसको ख़त्म करेंगे, लेकिन कोई अंदाज़ा नहीं हम लगा सकते कि अगले 2-3 साल में ये सर्कुलर डेट कम होगा या ये और बढ़ेगा। इसी तरह से आप देखें कि ये हुकूमत ने खुद आज एतराफ़ किया है कि मुल्क में 7.5 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। उसामा 34%, 7.5 करोड़ लोग आपके मुल्क में, कि ये कितनी शर्मनाक किस्म की। नहीं वो तो और कह रहे हैं कि 40,000 से आमदन है उनको 2,000 रुपये माहाना वजीफ़ा मिलेगा। और भाई 40,000 से कम जिसकी आमदन है तुम उसको 2 दे के 42,000 कर दोगे, वो 42,000 रुपये में वो क्या कर लेगा? तो ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। ये वही फक्की है जो माजी की हुकूमतें भी दिया करती थी, माशाल्लाह ये भी दे रहे हैं। तालीम का जैसे जिक्र कर रहे थे फ़ारूक शरीफ साहब, आप ये देखें कि 9,500 अरब रुपये का कुल अखराजात का तखमीना, 9,500 अरब में से एजुकेशन के लिए कितना रखा गया है? 109 अरब रुपए। ये 1% भी शायद ना बनता हो। आप अगर 1% या उससे भी कम अगर खर्च करेंगे तालीम पे तो आप एक जाहिल गवार उजड़ कौम पैदा कर रहे हैं ना। तो जाहिल गवार उजड़ कौम फिर आपको प्रोटेक्शन कहां से देगी? वो किस तरह से आपकी मुल्क की इकोनॉमी को उठाएगी? उसको वो तो ट्रेंड स्किल्ड लेबर ही का काम भी नहीं कर सकती, चाहे जाके कि उससे ऊपर जाके वो काम कर सके। सो कोई खास डायरेक्शन तो समझ नहीं आई है। बाकी डॉक्टर साहब जैसे हाँ जी आरफीन, अब मुझ जैसा आदमी भी, मैं यकीन जाने के अब सोच रहे हैं कि अच्छा जी बस का रूट किस तरह से मेरे घर से ऑफिस तक आता है, ये सोच अब पैदा हो रही है। कोई 250 रुपये लीटर अगर हम सोच रहे हैं तो इंसान को कुछ ना कुछ तो देखना होगा, और बिजली, गैस, हर चीज़ के बिल ऊपर जा रहे हैं। तो ज़माना तालिब इल्मी के बाद भी कुछ अर्सा मोटरसाइकिल भी चलाई, इस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र भी किया। अब ये हम उस तरफ यानी मुझ जैसा आदमी भी सोचने लग गया है। एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे, उनकी मुझे कॉल आई कि जनाब किसी ने मदद की थी, 2 महीने हो गए, मीटर कट गया, अब ऊबर चलाता हूँ, 1000 या 1500 रुपये कमाते हैं तो मुश्किल से रोज़ का राशन ही आता है। अब ये 1000-1500 जो रोज़ कमा रहा है वो 40-45 हज़ार रुपया, शायद ये 2000 रुपया उनको महीने का मिल जाएगा, पता नहीं उनका क्या बनेगा। 7.5 करोड़ का हवाला अमीर अब्बास ने दिया। तो ये अब गैस, बिजली, पेट्रोल, ये लोड शेडिंग वगैरह, इसकी बात हमें बजट में नहीं मिली। अगर ये 250 पर जा रहा है पेट्रोल तो आरफीन क्या देख रहे हैं फिर आप? कुछ भी नहीं, लाइन में लग के लेंगे, क्या हो गया? मैंने एक ज़माने में किसी जोम में आकर के एक मुलाजमत छोड़ी थी, मैंने कहा 50 रुपये। उस वक्त 50 रुपये की बात हो रही थी कि जी 50 रुपये हो जाएगी कीमत। मैं 2 साल बेरोज़गार रहा, लोग लाइन में लग करके 50 रुपये भी लिया, 90 रुपये से 150 रुपये भी लिया, 150 से 200 रुपये भी ले रहे, और 200 रुपये से इंशाल्लाह 300 रुपये भी लेंगे। अभी अमीर अब्बास ने जो कहा मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊँगा। एक जाहिल उजड़ गंवार जो कौम आपने पैदा की है, ये आपकी जमहूरियत लूली लंगड़ी के लिए बेतहाशा ज़रूरी थी भाई। कौम जाहिल होगी तभी तो कहेगी वोट को इज्जत दो, कौम अंधी बहरी होगी तभी तो यकीन कर लेगी कि आपके मसीहा जो हैं वो दरहकीकत अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो अमेरिका के ख़िलाफ़ एक जुमला भी इक़्तिदार में ना बोलते हों। इक़्तिदार से निकलने के बाद सबको अमेरिका बुरा लगता है। एक जाहिल गंवार उजड़ कौम से आप क्या तवक्को करते हैं? वो गैस स्टेशन पे, यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर, ATM मशीनों के बाहर लाइन लगाएंगे और दिल लगा करके अपना जो है वो जलालत का कोटा माज़ल्लाह पूरा होगा? कुछ नहीं होना है। चले, अच्छा नूर आरफीन, आपका बहुत शुक्रिया। आपने
अब क्या कह सकते हैं कि अब यह है कि हकीकत मैं तो समझूंगा आपने लोगों के सामने रख दी है। हमें ब्रेक लेनी है, लेकिन हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन बजट के हवाले से जारी है, कहीं जाएगा नहीं। हेडलाइंस के बाद हम मिलेंगे और बात करेंगे कि अब किस तरह से मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है। ब्रेक के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।